बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज 17 जनवरी है। आज हमारी तारीख़ का एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस वजह से है कि आज हमारे चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार रिटायर हो गए। जब साकिब निसार साहब मुंसफ़े आला की कुर्सी से उतरे तो अब वो तारीख़ के कटहरे में खड़े हो गए हैं। हमारे मुंसफ़े आला मियाँ साकिब निसार चीफ़ जस्टिस, जिनको तारीख़ 100 मोटो नोटिस लेने के हवाले से याद रखेगी, जिनको सियासी केसेस के हवाले से याद रखा जाएगा, जिनको इस हवाले से भी याद रखा जाएगा कि उन्होंने मुकदमात पर कितनी तवज्जो दी और इसके साथ साथ गैर अदालती अमूर जितने भी थे उस पर कितनी तवज्जो देते रहे। क्या डैम बनाना उनकी ज़िम्मेदारी थी? क्या आबादी को कंट्रोल करना उनकी ज़िम्मेदारी थी? क्या इंसाफ की जगह पर एहतसाब उनकी ज़िम्मेदारी थी? या उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि जो मुकदमात जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो उनके पास 30,404 मुकदमात थे और जब वो रुखसत हुए तो मुकदमात की तादाद 40,540 हो चुकी है। इतना बड़ा इजाफा, ये कोई छोटा इजाफा नहीं है। जब वो रुखसत हुए हैं तो पूरे मुल्क में जब हम अदलिया की बात करते हैं, मातहत अदालतों की बात करते हैं, तो 19 लाख मुकदमात वहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं पाकिस्तानी कौम की बात करता हूँ, अपनी आवाम की बात करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ तो वहाँ पर जो कुछ कहा जा रहा है, क्या वो एक चीफ जस्टिस को कहा जाना चाहिए? वो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं। बतौर चीफ जस्टिस मुझे उनका एहतराम करना है, ये मेरी आईनी, कानूनी, समाजी, इखलाकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या उनका एहतराम किया जा रहा है? इस वक्त सूरत हाल क्या है और आने वाले चीफ जस्टिस किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर मियाँ ज़फ़र कलांदौरी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप एडवाइज़र चीफ जस्टिस के, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद आपको कुछ बात बुरी भी लगी हो, कुछ आपको सख्त भी लगा हो, लेकिन ये हकीकत है। मैंने एदाद शुमार के साथ बात की है, मैंने उन हक़ाइक़ पे बात की है जो इस वक्त सामने मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। मैं इसके साथ ही नौजवान वकील हैं, बैरिस्टर हारिस सोल हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। आने वाला जो दौर है वो नौजवानों का है, इन्होंने ही आगे चल के सब कुछ संभालना है। नौजवान इस दौर को किस तरह देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही मेरे मोहतरम फराद अली शाह साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसल, आप भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। फराद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अमली तौर पर आप अपनी वकला की सियासत को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। मैं ज़फ़र साहब से, मियाँ ज़फ़र साहब से, मियाँ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, मैं प्रोग्राम अगर आगाज़ करूं और मियाँ साकिब निसार साहब की परफॉर्मेंस, अब तो वो तारीख़ के कटहरे में आ गई, अब तो तबसरे होते रहेंगे, पूछा जाता रहेगा। मियाँ साहब को कितने नंबर देंगे? जी मैं उनको 8 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा जी। 2 नंबर काटेंगे? जी 2 नंबर काटूंगा और ये बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है और मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये बात कहता हूँ, आप जौन सा चाहे सर्वे करवा दीजिए, ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ। इसमें तमाम पॉलिटिशियंस, इमरान खान से लेके नवाज शरीफ से लेके जरदारी साहब शामिल हैं। आप अवाम में जाकर देखें कि मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ और ये मैं, आप जैसे मर्जी चेक करवा लें, क्योंकि एक चीज़ होती है जग बीती, एक चीज़ होती है हड बीती। मैंने उनके साथ कोर्ट में काम किया है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल्स में गया हूँ, जेलों में गया हूँ, फैक्ट्रियों में गया हूँ, मुल्क में गया हूँ, मुल्क से बाहर गया हूँ, दिन को काम किया है, रात को काम किया है, छुट्टी को काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आंखों देखी हैं। कुछ फैक्ट फिगर आपने बताए, कुछ फैक्ट फिगर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरे चीफ जस्टिस साहब ने 1,24,000 मुकदमा ह्यूमन राइट्स साइड के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया है, डिसाइड किया है एक साल में। इश्यूज मैं बाद में बताता हूँ किन किन इश्यूज पे। और उन्होंने 9,500 केसेस बेंच नंबर 1 के ऊपर भी डिसाइड किए हैं। दिस इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, इसके बावजूद की तादाद फिर भी बढ़ गई। नहीं, वो मैं आपको और बात बताता हूँ। देखिए, इंडिविजुअल को आप नहीं काउंट करते, इदारे को काउंट करते हैं। अगर आप इदारे की बात पूछते हैं तो मेरा जो लीगल सिस्टम है वो एक बड़ा लंबा तकलीफ देह है और दादा केस फाइल करता है और पोता जो है उसको हल करता है। ये सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशन ने रिस्पांस नहीं दिया। ज़फ़र भाई, इफ्तिखार चौधरी साहब भी ये नहीं सोचते थे कि मैं बहुत मकबूल हूँ, और जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब अपने ओहदे से अलग हुए तो फिर ठीक है, मैं 1, 2, 3, 4 दिन जरा जज्बातियत रहती है, 10, 15, 20 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चल गया उनको वो कितने मकबूल थे। मैं एक आपको बात बताऊं, आप इफ्तिखार चौधरी साहब की तारीख के अंदर पहले दिन गिरफ्तार होने वाला बंदा मैं हूं। उनके लिए जो है ना जेलें हमने काटी हैं, लोगों ने सब कुछ किया। एक फर्क है
افتخار چودھری صاحب میں اور ثاقب نثار میں بہت بڑا. مارک مائی ورڈز. ایک بات یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے بحال ہونے کے بعد جو ان کا رویہ ہے, انہوں نے 95 ججز کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے نہیں بیک جنبش قلم گھر بھیج دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو فریش اپوائنٹمنٹس کیے ہیں 31 اکتوبر والا فیصلہ اس کے بعد جو انہوں نے فریش اپوائنٹمنٹس کیے ہیں جی, وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی. آرٹیکل 175A کا استعمال تب سے لے کے اب تک یہ ہاف کوکڈ ہاف بیک جو ججز لگائے گئے ہیں اور میرٹ کا انہوں نے خیال نہیں کیا. اور تیسری بات ہے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں بڑے عام سوالات ہیں جس کو اب بالکل زبان زدے عام ہے. اگر اس طرح کے کام ثاقب نثار صاحب, اور وہ تاریخ کے کٹارے میں اگر ایسی بات ہوگی تو وہ اپنے سامنے ہے بات, لیکن لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں اور وہ بھی دیکھنی ہے. جہاں تک جورسپروڈنس کا تعلق ہے نا, میاں ثاقب نثار صاحب نے ہر فیلڈ کے اندر ایون کرمنل سائڈ کے اوپر لینڈ مارک ججمنٹس دیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے فیصلے, وہ لا بھی بہت جانتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اس سے اتفاق نہیں کرتے آپ کی بات سے؟ جی میں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے بڑا جی, آپ کا بڑا تعلق ہے جی. He is my friend. I have been his consultant and advisor as well. He is a dynamic person in his own right. وہ بات علیحدہ ہے. دیکھیے بات اب ہو رہی ہے آرٹیکل 184(3) کی, یہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جی سو موٹو نوٹسز, آپ کو پتہ ہے میاں ثاقب نثار صاحب نے ٹوٹل سو موٹو نوٹسز کتنے لیے؟ ٹوٹل 76 سو موٹو نوٹسز ہیں, دیٹ از اٹ. باقی آرٹیکل 184(3) میں اوریجنل جورسڈکشن, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, آپ جتنی بات کرتے ہو یہ فنڈامنٹل رائٹ کے کیسز ہیں, یہ وہ والے ہیں. ہاں جی, سو موٹو صرف اتنے. اور اب ان میں سے ہیومن رائٹس کے اوپر بھی تو سوالیا نشان آ گیا نا کہ ان کے فیصلے بھی جب 3 رکنی بینچ میں سے 2 ارکان نے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا تو وہ ایک عجیب, وہ تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں سر, وہ مجھے کرنے دیجیے, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جی, دونوں صاحبان نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے, پہلی بات تو ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے 6 ماہ بعد یہ فیصلہ انہوں نے جا کر دیا ہے, اور وہ ڈسینٹنگ کہتے ہیں جی نوٹ ہے. جب مین کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو ڈسینٹنگ ججمنٹ کس کے اندر آنی ہے؟ وہ انتظار کرتے رہے, کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں 6 ماہ سے, اس کے اندر لکھا ہوا سر لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں ثاقب نثار صاحب نے مین فیصلہ ہی نہیں کیا, وہ کیس پینڈنگ ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے, یہ 2 ارکان کی رائے کے بعد, قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور کے بعد, ہمارے میاں ثاقب نثار صاحب کے تمام فیصلوں کے آگے ایک سوالیہ نشان نہیں لگ گیا جس کے اوپر ابھی آپ جس کے کریڈٹ دے رہے ہیں؟ نہیں لگا. میرے سے سنیں, میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. ابھی سپریم کورٹ نے ایک فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر لوگوں نے تجاویز دی. آئی ایم آلسو ون آف دی امائکس کیورائی آن دوز کیسز. ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے پیرامیٹر ضرور لے ڈاؤن ہونے چاہیے, وہ آج تک نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ آزاد ہے, چلیں اس پر دوبارہ بھی بات کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس کی ایک رائٹ آف اپیل ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ میاں کے پاس تھوڑی اپیل کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں 184(3) بند نہیں ہونی چاہیے, پیرامیٹرز ڈٹرمن ہو اور ایک رائٹ آف اپیل ہو. بالکل صحیح. ہر بات آپ کی طرف آ رہی ہے. 8 نمبر دے دیے 10 میں سے. آپ ایک نوجوان وکیل ہیں, نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, میاں صاحب کو کتنے نمبر دیں گے؟ 10 میں سے دینے اب آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کسی کو نمبر دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب اب چونکہ جا رہے ہیں تو ہمیں ان کا اچھے الفاظ میں اور ان کو اچھے طریقے سے الوداع کہنا چاہیے, اور ان کی جو بھی خدمات اس ملک کے لیے ہیں ہم ان کو آج اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی دیکھیں پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں گے, بہت سے لوگ ان کے پرو ہوں گے, لیکن میری اگر اوور آل انالیسس دیکھی جائے تو اس کی بیس پہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس وقت سٹنگ نوجوان وکلا کی نمائندگی کر رہے ہیں جسٹس کے مارکس دے سکوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو 7 نمبر دوں گا آؤٹ آف 10. وہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے شاید میں نے وہ 3 نمبر ان کو نہیں دیے, لیکن انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں. ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ خواہ وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ واٹر ہو, ڈیمز انیشیٹو ہو. دیکھیں اب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز یہ ان کے کرنے والے کام تھے. آپ کی بات بالکل بجا اور درست ہے کہ ان کو اپنے عہدے پہ رہ کے اداروں سے یہ کام کروانے چاہیے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں عوام کو ریلیف کی دیکھنی چاہیے. عوام کو کہاں ریلیف ملا؟ میرے شہر میں چیف جسٹس نے ہسپتالوں میں گئے, وہ ویڈیوز آتی رہیں, بعض جگہوں پہ جا کے برتن وہ مارتے رہے, دورے کرتے رہے, سارا کیا کوئی بہتری آئی اس کے نتیجے میں؟ بالکل آئی ہے جی. میں آپ کو کس ہاسپٹل میں میں بتاتا ہوں, آپ کو میں ذکر کرتا ہوں. دیکھیے لاہور کے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر جو انہوں نے کام کیا آج آدھے ریٹ ہو چکے ہوئے ہیں.
وہ بندہ پریس کانفرنس کرنے لگا ہے, وہ بندہ 2 دن بعد پریس کانفرنس کرنے لگا ہے. وہ جو ایک معروف ڈیزائنر تھا جو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے, وہ ابھی 2 دن بعد بتانے لگا ہے. برا منائیے گا, اگر ڈیزائنروں نے اسپتال چلانے ہیں نا اور میڈیا سیٹھوں نے چلانا ہے اور جو لا سکولز ہیں وہ کسی سیٹھ نے چلانے, میں اس بات کے لیے جس کا جو کام ہے وہی کرے, یہی تو بری بات ہے. انویسٹمنٹ کا وہ کام نہیں. چلے تھوڑا سا آگے حارث کمپلیٹ کیجئے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. ایک آج کل بات بہت کامن ہے کہ 2025 میں پانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوگا. صحیح. تو 2025 میں جا کے کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس نے شروع کیا اور کس نے شروع نہیں کیا. یہ ہمیں اس 2025 میں جا کے بھائی انصاف بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہوگا. اگر یہ افتخار چوہدری صاحب 20,000 جو کیس تھے چھوڑ کر گئے تھے, ان کے آنے پہ یہ 30,000 کیس تھے, ان کے جانے پہ یہ 40,000 پہ 40,540 پہ پہنچے ہوئے ہیں, تو 2025 میں یہ 70,000 پہ پہنچے ہوں گے. I'm sorry, I'm interrupting you. میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ بے شک ان کو ان چیزوں پہ کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت وائڈ سپریڈ کرٹیسزم ہے کہ ان کو اپنے ادارے پہ, اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوئر جوڈیشری پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا اور سپیڈی اینڈ فری اینڈ فیئر ٹرائل پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا. جو 19 لاکھ کیسز ہمارے اس وقت پینڈنگ ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. ہمارے ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے تھی. یہ بالکل آپ کی بات بالکل بجائے ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بجائے سیپریشن آف پاورز میں دوسرے اداروں میں مداخلت کی جاتی. لیکن ایٹ دا اینڈ اگر اوور آل پرفارمنس کو دیکھا جائے تو سو موٹو جوریسڈکشن اس کو کہتے ہیں. یہ دوسرے ملکوں میں بھی جوڈیشل ریویو کی پاور ہوتی ہے جس سے دوسرے اداروں کے اور گورنمنٹ منسٹرز کے جو فیصلے ہیں اور جو ان کے ایکشنز ہیں ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے. لہٰذا آن دی بیسس آف دیٹ میں یہ ایویلویشن کروں. دیکھیں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی, میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر چیز ہی غلط ہوئی ہے, ہر چیز درست بھی نہیں ہوتی, اس پہ اختلاف بھی سامنے آتا ہے. فراز صاحب نمبر دینے اب آپ نے. دیکھیں میں تو یہ بات کہوں گا کہ جو چیف صاحب نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا وہ تو 10 آؤٹ آف 10 انہیں نمبر ملنے چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اس طرح پہلے کام نہیں کیا گیا. لیکن اگر بطور ہیڈ آف جوڈیشل سسٹم اگر بات کی جائے تو پھر ان کے نمبر مائنس میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کا جو بیسک کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا. 19 لاکھ مقدمات کا مطلب یہ ہے کہ 38 لاکھ لوگوں کے درمیان پینڈنگ کیسز جو ہیں, جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ آپ ایک فیئر ٹرائل اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے پبلک کو ایٹ دیئر ڈور سٹیپ, اگر آپ اس میں فیل ہو گئے تو بیسک کام جو تھا جس مقصد آپ کا فیل ہو گیا تو پھر یہ 10 میں سے 10 نمبر آپ کے فیور میں نہیں جائیں گے. ایک عام آدمی جو ہے اس کو انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ پک اینڈ چوز والا جو کام کیا گیا, اخبار کی جو خبر بن سکتی تھی اس چیز کو آپٹ کیا گیا. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, لاکھوں کیس لاہور شہر میں پینڈنگ ہیں لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ میں. بابرا شریف کا کیس جاتا ہے, میری کلائنٹ ہے میں اس کا کیس کر رہا ہوں, بابرا شریف کا کیس جاتا ہے, ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے وچ واز پینڈنگ بیفور دی رینٹ رجسٹرار. فون آتا ہے سپریم کورٹ سے, جی صبح آپ کی چیف جسٹس صاحب سے میٹنگ ہے 10 بجے آپ آ جائیں. 10 بجے بابرا شریف جاتی ہے, ہاں جی بابرا کیا مسئلہ ہے, جی میرا لینڈ لارڈ مجھے ٹیننٹ میرا کرایہ نہیں دے رہا. CCP was directed to ensure the presence of فلاں 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 12:30. بھائی صاحب آگے جو ٹیننٹ تھے کرایہ کیوں نہیں دے رہے, جیل جانا ہے یا کرایہ دینا ہے, جی میں دے رہا ہوں. اسی ٹائم چیک کٹا, اسی ٹائم کرایہ ملا, 10 لاکھ کا بابرا نے چیک کاٹا اور جی ڈیم فنڈ. اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس طرح سے کہتے ہیں, اب وہ 10 نمبر آپ نے دی جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں, جو سالہ سال سے جن کے پینڈنگ ہے, جو ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ گئے عدالتوں میں, روز کٹاروں میں لوگ قتل ہو رہے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. آپ صرف اور صرف اس لیے کہ جی بابرا شریف نے کہہ دیا کہ جی مجھے انصاف مل گیا تو آپ نے کہا کہ آپ انصاف کے چیمپئن ہو گئے. دیکھیں میاں صاحب میں نیگیٹو نہیں کروں گا, لیکن بطور بار کا ریپرزینٹیٹو, بطور ایک عام شہری جو بات کی جا رہی ہے وہ میں ضرور آپ سے یہاں شیئر کروں گا. تو جو پینڈنسی آف کیسز تھے اس میں کسی قسم کا چینج نہیں کیا گیا. جو انڈکشن آف ججز تھے, جو سسٹم میں بہتری لانی چاہیے تھی, منصور علی شاہ صاحب نے بہت بڑا کام کیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جوڈیشل اکیڈمی بہت اچھے طریقے سے میاں صاحب نے بھی چلائی, مینجمنٹ آف کیسز کا کام. لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا کہ آپ پینڈنسی آف کیسز میں آ کے گراس روٹ لیول پہ ہمارے سے پوچھتے لوئر سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ پینڈنسی ہے. بے شمار پیٹی کیسز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس کے درمیان جو گیپ ہے, پولیس پروسیکیوشن
जुडिशरी, जब इनका आपस में एक लाइजन नहीं होगा तो पेंडेंसी ऑफ केसेस कभी खत्म नहीं हो सकते। तो ये था बेसिकली क्राइटेरिया जिस पे काम किया जाना चाहिए था। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक डैम के हवाले से एक स्लोगन लगा दिया। वो सिंध ताश मुआहिदा जो वो सिर्फ मियां साकिब निसार साहब को नजर आया और किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। वो सिंध कमिश्नर किधर गया, वो शाह जो था कि उसने सारा कुछ आपको बेच बांट लिया और आपको आप याद आया कि ये 2025 तो आ गया तो वो तो ट्रीटी हमारी जो है वो तो हम मारे जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। ये सारी की सारी दीज आर कवर स्टोरीज। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मियां साहब को आप कटहरे में ये क्वेश्चंस हैं। आज अभी 17 तारीख गुजरी नहीं है, सही, अभी 17 तारीख में बैठ के क्वेश्चन मार्क आ गया। अभी तो हलफ उठाना है खोसा साहब ने 18 तारीख को सुबह को। अभी तो चीफ जस्टिस प्रैक्टिकली मौजूद हैं वो। मैं आपको बाखुदा आपको बात कर रहा हूं, मैं झूठी बात नहीं करूंगा। मैं आज जहां पे गया हूं एक आम सिस्टम में आदमी कह रहा है जी बड़ी खुशी की बात है जी आज चीफ साहब जा रहे हैं, आज वो चीफ साहब रुखसत हो रहे हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। बेसिकली जो सिस्टम के अंदर मुझे भी यही बात करनी है फरहाद साहब। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ मैं कहता हूँ कि मियां साकिब निसार का ये इशू ही नहीं है, ये उनकी जात का मसला ही नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मसला है। जी, अगर पाकिस्तान के अंदर इदारे इतने फेल हो गए कि शख्सियत है, बिजली का मीटर लगवाना हो ना वो भी 10,000 रुपए रिश्वत के बगैर नहीं लगता। तो फिर हमें इदारे बनाने चाहिए। एक मिनट सुने। इन्होंने बाबरा शरीफ के केस की बात की है। दुनिया में एक चीज है ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये इनको हमजा शरीफ का केस जो है वो नहीं पता लगा कि आशाद के साथ 13 मुकदमे 11 साल से चल रहे थे, 40 मिनट के अंदर उन्होंने रिजॉल्व किए। क्यों? आज दुनिया में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से महरूम है। आयशा सुन नहीं सकती जब वो बोलती है। तो मैं आपको बताऊं, आयशा और जिसका 1 करोड़ 40 लाख रुपए अदालत में जमा करवाया हुआ नाजर खा गए हैं, तो वो साकिब निसार साहब का उसका काम हमजा शहबाज और आयशा आद के अलावा किसी और का केस पेंडिंग नहीं है तलाक के हवाले से। सर जो उनके पास आएगा सोशल मीडिया पे रिस्पांस क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ तो वहाँ पर जिस किस्म के ग्राफिक्स, जिस किस्म के कार्टून, जिस किस्म की वीडियोस, जिस किस्म के कमेंट्स और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों की तरफ से और उनकी तरफ से मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो मुझे कोई आर नहीं है, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये अल्फाज क्या हैं, क्यों हैं और कानूनी पोजीशन क्या है इस वक्त? क्या एक साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त तक, अभी तक तो है लेकिन जब अगला वर्किंग डे शुरू होगा तो वो साबिक हो चुके हुए होंगे, क्या एक चीफ जस्टिस की तौहीन हो सकती है और एक साबिक चीफ जस्टिस की तौहीन भी हो सकती है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट यहाँ से पहले 2 शोज में कर चुका, एक हमारे एक्स CTO राय एजाज साहब के साथ, और तब शोज करने का पर्पस ये था कि यहाँ के ताजरान बार बार कॉल करते थे कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, तजावजात बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए ताकि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके। फाइनली आज जब इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन हो रहा है और जो इलीगल प्रॉपर्टीज जितनी थी इनको डिमोलिश किया जा रहा है, तो यहाँ से कुछ फ़ोन मुझे दोबारा आए शाह आलम मार्केट से मेरे ताजिर भाइयों के कि यार आके हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो सिर्फ वही बिल्डिंग तोड़ी गई जो गैर कानूनी थी, सिर्फ वही सारा कुछ डिमोलिश किया गया जो एनक्रोच एरियाज थे। पहली दफ़ा खुशी हो रही है मुझे ये देख के कि किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और विदाउट गोइंग एनी अंडर प्रेशर, किसी भी प्रेशर को लिए बगैर वो लोग यहाँ पे ऑपरेशन करके गवर्नमेंट की रिट और कानून की इजारादारी कायम करते दिखाई देते हैं। आइए आज पहली दफ़ा आवाज़ बनते हैं लाहौर में कानून की इजारादारी की और रिट ऑफ द गवर्नमेंट। गैर कानूनी काम गलत कहना चाहिए? नहीं, मैं आपसे एक छोटी सी बात सुन लीजिए, फिर जो भी गैर कानूनी काम है उसको गलत कहना चाहिए? नहीं, किस चीज का गलत है मुझे ये बताया ना, किस चीज का गलत है? लैंड के ऊपर वॉकवे है जो चलने के लिए ये लोग रेंट दे रहे हैं, आज का नहीं है, 50 साल पीछे चले जाइए, यही ऐसे ही था मेरे भाई। अब आप लोग उन्होंने कैसे है इस्लाम आए, इस्लाम बड़ी बात सुना, अब ये इमारत बननी है, नहीं है। सुनो इस्लाम आए 1400 साल हुए,
हाँ जी ठीक मजहब है जी। आज मुसलमान हो बेशक आप तो पहले के मज़ाहिब भी थे हाँ जी मुझे ये नहीं बताओ कि इसको 50 साल हो गए 30 साल हो गए ठीक ठीक होता है गलत गलत होता है हाँ जी। मुझे ये नहीं बताओ कि ये 50 साल से था तो गलत था तो इसको ठीक कर दिया जाए ऐसे नहीं होता नहीं, आप किस चीज़ से सवाल आप कहो गलत है नहीं हम लोग नहीं गलत कह सकते हम लोग नहीं गलत कह आप सकते गलत करते भी रहोगे नहीं तो भी नहीं नहीं हम गलत नहीं सकते गलत है ही नहीं आई एम वेरी सॉरी मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि नहीं, किस आप चीज़ से लोगों के गलत कहना खिलाफ गलत है? हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आप गलत है सर, आपके ताजिरी शोर में आपके ताजिरी शोर में ठीक है मेरी बात सुने कानून जो दलील से बात हाँ दलील से करो कानून सबके लिए लागू है कानून सबके लिए लागू है कि सब गरीब के लिए लागू है ये बताएं मुझे आप सर क्यों गरीब के लिए तो गरीब के लिए लागू है हर बंदे के खिलाफ देखें बड़ी गाला का रौला पड़ा ठीक है वो लीगल करने के लिए वहाँ पे वो पकड़ा दे तो लीगल हो जाता है अगर गरीबों को नहीं आया तो वो लीगल नहीं होता हो जाएगा लीगल नहीं हुआ तो जो बैठा हुआ है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है यहाँ पे ये बताएं यहाँ पे आप दिन की बात करें आप दिन की बात गया प्लाजा भी गिराया ठीक गया है मेरी बात सुने ठीक आदमी का था ठीक है देखें यहाँ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन बात कर रहे हैं मियां साकिब निसार के हवाले से। आप लोग समझ रहे होंगे कि वो साबिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो साबिक चीफ जस्टिस नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस वो उस वक्त होंगे जब आसिफ सईद खोसा साहब हलफ उठा लेंगे और वो नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उसके बाद मियां साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस होंगे। आज की तारीख में जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त तक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ही हैं। अगरचे तकरीबात हो रही हैं तकरीरें हो रही हैं माजरत की जा रही है तमाम फार्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं नया जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर। सवाल मेरा बड़ा दिलचस्प है इस वक्त मियां ज़फ़र कलनौरी साहब जब यहाँ पर मौजूद हैं हारिस भी मौजूद हैं फरहाद अली शाह साहब भी मौजूद हैं। मियां साहब से सबसे पहले पूछूंगा मियां साहब ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पूरी एक कैंपेन लॉन्च हुई है इस वक्त मियां साकिब निसार के हवाले से कार्टून भी बन रहे हैं जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि सीधे सीधे तौहीन अदालत अगर वो चीफ जस्टिस हैं तो तौहीन अदालत कहे जा सकते हैं लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे। इन अल्फाज के ऊपर कानूनी कार्रवाई की क्या पोजीशन है क्या कार्रवाई हो सकती है? सर जी अल्लाह का कलाम है कुरान पाक उसके अंदर 41वें पैगंबर का जिक्र है 42वें पैगंबर का जिक्र नहीं उम्मतें खत्म हो गई हैं। साकिब निसार भी एक इंसान है चले गए। मेरा दोस्त जालिब कहता था कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। बंदे आते जाते रहते तनकीद लोगों को करने दीजिए लेकिन हिस्ट्री लिखी जा रही होती है। चीफ जस्टिस का एहतराम होना चाहिए चीफ जस्टिस का एहतराम होना चाहिए एहतराम करते हैं। मैं आपको बताऊं मैं गली मोहल्लों में जाता हूं मैंने तो उनके ऊपर एक शेर बड़े अरसा पहले कहा था कि दश्त का दश्त ही प्यासा दिखाई देता है ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे। वो आप लोगों को उम्मीदों का वो मरकज है। मैंने देखा लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट जाते थे। आपके हेल्थ सेक्टर के अंदर काम एजुकेशन के अंदर काम आप देखें कि पेंशनरों के लिए काम आपके मीडिया के वर्कर्स के लिए उसका काम उन्होंने यतीमों बेबसों के लिए काम। आप कहते हैं पानी ये यहाँ पे पड़ी है ये बॉटल सर मुफ्त निकाल के लोग ले रहे थे आज पैसे देने अरबों रुपए रिकवर होंगे। ये जो आप कहते हैं कि लोग अपना काम नहीं करते किसने उनको मना किया ना करें? पार्लियामेंट वाले तो आपस में लड़ाई करते हैं। नहीं इसका मतलब इसका मतलब बाकी अदलिया तो काम नहीं कर रही थी सिर्फ मियां साहब ने कुछ और नहीं किया। उन्होंने कहा जी अपना अपना काम करो आप अपना अपना काम करें जनाब अदलिया को अपना काम करने दें लोग अपना काम सर अपना काम वो अपना काम करते रहे जी करते रहे बिल्कुल किया अच्छा बिल्कुल किया। मैंने आपके सामने फैक्ट्स भी कर रखे हैं किया क्यों नहीं किया। आप बताइए कि एक बेंच नंबर 1 के ऊपर 9500 केसेस को छोटा सा नंबर है और ये सिर्फ साकिब निसार साहब की काम नहीं लोगों का ये ख्याल है कि जी मामला खत्म। मैं आपको आगे बताऊं एक से एक हीरा आ रहा है। आप देखिएगा कि जीरो टॉलरेंस होगी आने वाले जजेस की भी। ये आप मियां साकिब निसार साहब के बाद कल आसिफ सईद खोसा साहब आ रहे हैं उसके बाद गुलजार साहब आ रहे हैं उसके बाद आपको उमर बिन दयाल साहब। अब इंसाफ जो है ना लोगों के लिए अपनी मर्जी का नहीं होगा सबके लिए होगा। यहाँ पे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बड़े बड़े लैंड माफियाज उनको वहां पे उन्होंने तलब किया है मौजूदा हुकूमत उनके भी मिनिस्टर्स को सबके सर इदारा ठीक होना चाहिए ना बंदे को इदारे के पास जाना चाहिए एक बंदे के पास नहीं जाना चाहिए और वो बंदा चला जाए तो उसके ऐसा हो। हारिस कानून क्या कहता है साबिक चीफ जस्टिस की तौहीन की जाए तो एक आम आदमी की तरफ से तौहीन की कार्रवाई करनी पड़ेगी या कोई और कानून भी है इस पे? कानून में तो यकीनन जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग जजेस के खिलाफ होती है लेकिन मैं समझता हूं चूंकि वो अब जा रहे हैं तो मैं फिर वही बात करूंगा कि हमें उनकी परफॉर्मेंस पे डाउट हो सकता है
परफॉर्मेंस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, उस पर तनकीद भी कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग उसको सराहेंगे, लेकिन उनकी जात पे तनकीद किसी को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया पे बहुत बहुत लोगों की तरफ से उनकी जात पे हमले होते नजर आ रहे हैं। आपने ट्विटर पे ट्रेंड देखा? मैं चाहता हूं कि देखें, बात सुने, इशू ये है कि ये जो ट्रेंड चलते हैं, ये सारी चीजें, ये बंदे बातें करते हैं तो चलते हैं ना, एवं तो नहीं आ जाते। मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा हूं कि उनकी जात पे हमले ना किए जाएं। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे गेस्ट्स भी जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस पे इस वक्त बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। देखें, चीफ जस्टिस ने एक डायरेक्शन सेट करनी होती है। सारे मुल्क के केसेस वो डील नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक निज़ाम की एक रवायत सेट कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, और वो एक मॉडल बन सकते हैं बाकी जजेस के लिए और बाकी जुडिशरी के लिए और बाकी सिस्टम्स के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की, बेशक एक बहुत ही वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म उनके ऊपर यह है कि उन्होंने सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की, पार्शियल की, वन साइडेड की, कुछ लोग उनको एंटी PMLN समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, अगर बाकी जजेस उसकी लाइट में उसको फॉलो करें और इसको अक्रॉस द बोर्ड शुरू कर दें, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक डर खौफ लोगों में कायम पैदा हो गया है। जो पहले लोग अपने आप को बिल्कुल फ्री समझते थे इन मामलात में, आज एटलीस्ट उनमें यह डर है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी आगे जाकर होनी है। बाकी भी जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स, चलो PMLN वालों की अब बारी आ गई थी, तो अगली बारी PTI वालों की आ जाएगी। वो पीपल्स पार्टी वाले बीच में फंसे हुए हैं, वो कहीं फंस जाएंगे और उनकी हो जाएगी बारी बारी। यानी कि इस हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि बारियां आएंगी, ये इकट्ठा अमल शायद उस तरह नहीं हो सकता जी। आप एहतसाब का अमल ऐसा बनाएं जो बेहतर और न्यूट्रल हो। मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसा करें कि एक जुडिशियल कमीशन ऑन करप्शन बनाएं, उसके अंदर लोग आए, बुनियादी तौर पे अगर कोई बंदा बियॉन्ड मींस जी रहा है ना, तो उसको साबित करना पड़ेगा जी मेरे पास ये पैसे कहां से आए। एक बहुत बड़ी तकनीक थी, मैंने फराज साहब की तरफ जाना है। पॉलिटिशियन का हो, जजेस का हो, जनरल्स का हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, सबका हो, ये करना पड़ेगा। पता नहीं कब करना पड़ेगा। अभी तो हम यही बात करेंगे जो अब तक हुआ। आप ये नहीं समझते कि चीफ जस्टिस साहब का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी? बिल्कुल गलत बात है। मैं कहता हूं उन्होंने मौजूदा हुकूमत के 2-3 मिनिस्टर्स को, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को तलब किया, उन्होंने अभी एक मिनिस्टर साहब को जो है ना वो, और उसके बाद जुल्फी बुखारी का केस हुआ है। आप कैसे कहते हैं कि क्लीन चिट कहा जाता था, क्लीन चिट देने के लिए बुला लेते थे। मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। आप क्या बात करते हैं? उन्होंने वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। कल परसों फरहाद साहब जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, जो कमेंट दिए जा रहे हैं, अभी तो चीफ जस्टिस हैं, चंद घंटों के बाद वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई या इस पे बाकी कार्रवाई क्या हो सकती है? देखें, बेसिकली आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है। सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, रेड विद सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका अब 204, अब बेसिक जो कानून है सोशल मीडिया और ट्रेडिंग जो आप देख रहे हैं सारी की सारी, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, पीक एक्ट, उसके तहत बिल्कुल ये आप तौहीन नहीं कर सकते, और अगर आप तौहीन कर रहे हैं तो फिर ये बाकायदा आप एक जुर्म सरजद कर रहे हैं और आपके खिलाफ इदारे को एक्शन लेना चाहिए, और इदारे को बाकायदगी से इन्वेस्टिगेट, और इदारा कौन सा है? फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका काम बनता है कि उसको देखे। प्रॉब्लम कंप्लेंट पे देखेगी ना, अगर कोई कंप्लेंट होगी। देखें, बात यह है कि एट इट्स ओन भी वो एक्शन ले सकती है। राय का इजहार तो जुर्म नहीं है। देखें, राय का इजहार एक अलग चीज है, लेकिन किसी शख्स को जानबूझकर उसकी तौहीन करना, डिफेम करना। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो एक इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हेड करते हैं। चंद घंटों के बाद वो हेड नहीं कर रहे हैं, वो चाहे चंद घंटों के बाद चले जाएं, लेकिन इस वक्त जितनी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स की जा रही हैं ये सख्त ज्यादती, और मैं ये समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के साथ नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम के साथ ज्यादती की जा रही है, और ये हमारी की पूरी कौम के साथ ये ज्यादती है, और इसको बिल्कुल रुकना चाहिए, और जो इदारे हैं उनको पूरे तरीके से एक्शन लेना चाहिए। मैं आपकी इस बात से आगे बढ़ाता हुआ, हमें मियां साकिब निसार साहब की ज़ात, हारिस ने बहुत खूबसूरत बात की है, उस पर किसी किस्म का किसी को एतराज़ नहीं है, बार को, बेंच को, किसी को। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिस तरीके से आपने एक्ट किया, अब मैं मिसाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज दिया गया, मंशा बम जो है वो उनके मुंह से उतर नहीं रहा, कि वो जहाँ जा रहे हो कह रहे हैं मैंने मंशा बम को ये कर। वो मंशा बम तो एक छोटी सी मछली है, 28 कनाल का टोटल डिस्प्यूट है उसके LDA के साथ, और यहाँ अरबों खरबों कनाल का इशू है लोगों का, बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तान की प्रॉपर्टियां जो है वो बिक गई हैं 6-6 हाथों में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मंशा बम को जो हमने, और फिर इस तरीके से उसका केस हाईलाइट किया गया, इस तरीके से मीडिया पे उठाया गया कि जिस तरह आप चैंपियन बन गए इस चीज़ के कि आपने लैंड ग्रैबिंग जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म कर दी।
जो मेन बड़े लोग हैं, जो सोसाइटीज बन गई हैं, जो बेशुमार लोगों की ज़मीनें जो हैं वो, अब ये DH लाहौर में आपके सामने हजारों लाखों एकड़ लोगों की इसमें एक और भी बड़ा सर, इशू, जो इसमें ईडन एक और वाला भी केस issue- लिया, जो बैरियर इसमें- टाउन का केस बैरियर लिया, टाउन जो का- खोखरों का केस उसमें- लिया, उसका जिक्र उसमें आप क्यों नहीं भी- उसमें भी खोखर उसका जिक्र पैलेस, कर 200 देते हैं। कनाल, मैं खोखर पैलेस practically भी वो कर केस देते हैं, कर रहा वो हूं। भी एक पॉलिटिकल पार्टी पे आ जाता है ना। और जो मलिक यार, रियाज मलिक आता साहब भी है political party हैं, ईडन वाले भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सर, क्या बात है आपका? मैं एक छोटी सी बात करता हूं। नहीं, हुआ है, सर। मलिक रियाज जो है, मलिक रियाज भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है ना। No, he is not political जरदारी साहब के साथ उनकी जो बिल्कुल, एफिलिएशन है वो ये बिल्कुल आप किसी देखें, तरह की ये जो क्योंकि नहीं है। जरदारी, ये जो पैलेस दिया अच्छा, जफर भाई, बिलावल, ऐसे ईडन ना वाले करें। उनका किससे बिलावल पैलेस जो दिया उन्होंने जी, बैरिया टाउन में, बिलावल पैलेस जो है मलिक रियाज ने गिफ्ट किया, अभी भी उसका तल्लक पीपल्स अच्छा, ये पार्टी जो से 1000 अरब मांगा जा रहा था, फिर वो 500 अरब पे बात आ गई, फिर वो 250 अरब की मैं ऑफर हो इसकी- गई। इसकी- मुझे एक बात बताइए, ये बड़ी नेगेटिव तरीके से मैं एक बात मैं करता सिर्फ हूं, इसका कोई कानून नहीं है। आप अगर आपके खिलाफ नैब पूरे तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, रेफरेंस करे, फिर प्ली ऑफ बारगेन है कि आप आएंगे। देखिए, आप लॉ को, कोडिफाइड लॉ, ये इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जबानी जिसके मुंह से जो बात निकल जाएगी आप उसके मुताबिक चलेंगे। कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ के अंदर ये प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है जो अडॉप्ट किया जा रहा है। और इसी चीजों, इन्हीं वजूहात की बना पे आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपका दिल किया तो आप प्राइवेट, अब ये स्कूल्स की बात कर लेते हैं सही। कि जी स्कूल्स की फीसेस कम हो गई। खुदा की कसम, बच्चे रो रहे हैं क्लासेस के अंदर कि उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी वो स्कूलों ने खत्म कर दी कि टीचर्स आपकी की तनख्वाहें फीस, कम कर दी गई हैं। टीचर्स की तनख्वाहें, टीचर्स को सर, फारिग मैं कर यहाँ दिया पे गया। आपको बैठ के कहता हूँ जी, ये केस आप हमारे पास लाएं, अभी इम्प्लीमेंटेशन खत्म नहीं हुई, पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो बेंच बनाकर गए। अगर कोई ले रहा है फी, बिल्कुल इट विल बी टेकन केयर ऑफ। और अगर ये किसी को एक- नौकरी मुझे एक बात मुझे इस पे अलग- मुझे अलग- मुझे एक बात- मुझे एक बात बताइएगा, implementation मुझे bench मौजूद है। इस केस पे मैं पूरा प्रोग्राम अलहदा करने के लिए तैयार हूं, बल्कि वो शराज ज़का एडवोकेट जिन्होंने इसकी रिट दायर की थी, मैं उस नौजवान को भी कहूंगा यहाँ पे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी बात हुई, क्या एक जज को अतियात, रकूम, सदकात या किसी किस्म के तोइफ पैसे वसूल करने चाहिए? तो उन्होंने तो खुद तो नहीं किए, कोई पैसे वसूल किए? सर, वो चेक लेते हुए तस्वीरें उनकी रोज आती है, रोज आती है। मैं अभी सोशल मीडिया में 36,000 तस्वीरें आप दिखाता साथ हूं। लेके, मैं एक बात आपको और बताऊं, लोगों को बड़ी तकलीफ है कि ये डैम नहीं बनना। कल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यही मिशन है, मैं उनके साथ हूं, डैम पे डैम बनेंगे। कोई माइकल लाल और कोई इंडिया का एजेंट डैम नहीं रोक सकता। और एक बात बताऊं, करप्शन करने के बाद के लिए लोग 100 दफा आप सोचा करेंगे साकिब निसार के बाद के करप्शन करनी। इस मुल्क में अगर इंतखाबात हुए, वो भी साकिब निसार ने किए हैं। अगर फॉरेन पाकिस्तानी को वोट का हक है, उन्होंने दिलाया। ये आप अच्छे कामों का जिक्र भी तो करें ना जनाब। नहीं, मैं जरूर करने के लिए तैयार हूं। जमहूरियत मुझे में अच्छे है। काम, आप अच्छे आज काम- की- आप आज अच्छे की- काम जो है, माजरत के साथ, हर अच्छे काम के सामने एक सवालिया निशान लगा हुआ है। आपने कहा सर, कि वो आपको बैरून हक है, मुल्क, वो आपका हक है। बैरून आप मुल्क ट्विटर की बात पाकिस्तानियों कर रहे को, हैं, मैंने- पाकिस्तान के मैं- मीडिया भाई, पे एक जफर सोशल भाई, देखें जो जफर उनके भाई, हक में प्रोग्राम सोशल कर रहे हैं, मीडिया- मैं खुद उनके हक में नजम भाई, प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं, भाई, लेकिन मुझे जब नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल आपको पार्टी को हक है, टारगेट, लेकिन मुझे एक बात मीडिया दूसरा भी है, बताइएगा जाके जफर भाई, देखें, मुझे सारा भरा पड़ा है। जफर भाई, आप मेरे बड़े भाई मैं हैं, सुबह आप से ज्यादा 5 बजे तजर्बेकार प्रोग्राम हैं, में हूं। आप मैं ज्यादा तो सब तजर्बेकार मैं हैं, एक आप मुझसे कई गुजारिश- ज्यादा मैं एक तजर्बेकार हैं, छोटी सी- आप चीजों को बहुत ज्यादा समझते हैं। मुझे बताइए, क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए नहीं था, जिसको इस पूरे दौर में फायदा पहुंचाया गया? उनको नहीं देना चाहिए हक। आप मुझे बताएं, नहीं, उनको हक इसके- नहीं इसके मिलना। पीछे- डिस्क्रिमिनेट किस तरह कर सकते हैं? मेरे प्यारे नबी ने एक कहा, पार्टी नहीं सर, दूसरी। अब आपने कह दिया कि जितने फॉरेन पाकिस्तानी हैं वो सारे के सर, सारे एक जमात इंप्रेशन के तो हैं। यही था, सर, इंप्रेशन मैं तो यही मैं था। आपका समझता ख्याल है, हूँ मैं impression समझता हूँ था, कि सर। मेरा आज ये ख्याल नहीं है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का असल इम्तिहान आज से ऑनवर्ड शुरू हुआ ठीक है है। कि जो कुछ उन्होंने फाउंडेशंस ले की हैं, जो ऑर्डर्स और डायरेक्शंस दिए हैं और जो फैसले किए हैं, उनको किस हद तक आज के बाद इंप्लीमेंट किया जाता है, उससे एक चीफ जस्टिस की कॉम्पिटेंसी का और क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। और मैं समझता हूं कि आज से असल उनका टेस्ट शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरीके से इनकी चीजों को परसीव किया जाता है और उनके फैसलों को किस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक लोअर जुडिशरी में भी और दूसरे इदारों में भी इंप्लीमेंट मैं किया इसमें जाता एक तालिब इल्म के तौर पे और भी सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा कि चूंकि आप वकला हैं, आपके तो राब्ते इंटरनेशनल कम्युनिटी से होंगे, अपनी वकला की बरादरी से होंगे। हमारे इस जुडिशल एक्टिविज्म को, हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे चीफ जस्टिस साहब की परफॉर्मेंस को आप क्या कहते हैं, किस तरह लिया जाता है बाहर की दुनिया में, जी, अदालतों मैं में? उनके साथ अभी बाहर होके आया हूं, मैं आपको बताता हूं, ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन अब्रॉड। मैं होके आया हूं, मैं उनके साथ होके आया हूं। देखिए, बात सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, इंसाफ की फराहमी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखें, पॉपुलर तो रीमा भी है,
पॉपुलर तो और बहुत से एक्टर भी हैं, पॉपुलैरिटी नहीं हमें चाहिए। अब इनकी नहीं एजिटेट करता हूं। नहीं मियां साहब मेरी बात सुनिए। काबिल एहतराम है, लेकिन चीफ मियां जस्टिस को रीमा के साथ मियां साहब मेरी बात मियां साहब मियां साहब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बात पॉपुलैरिटी की हो रही है। मियां साहब मेरे आप बड़े हैं, मैं आपको पॉपुलैरिटी की बात है, पॉपुलैरिटी मेरे बड़े हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा। वो तस्वीर देख ली होगी सोशल मीडिया पे, नहीं मैंने उसकी बात नहीं की। मेरे लिए रीमा भी बहुत देखें हमारी वो स्टार है, पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कंपैरिजन की बात नहीं की। मियां साहब मिक्स ना करें, मेरे बड़े वो मेरे बड़े, हम पॉपुलैरिटी की, जजेस को कभी पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, जजेस के फैसलों को पॉपुलैरिटी की जरूरत होती है। मियां साहब के फैसलों पे भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बात सिर्फ यह है कि जो काम था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म करना था, जो काम था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात थी, जो काम था डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाना चाहिए। मियां साहब ने भी बात की कि जी औरतें गाड़ी के अंदर लेट गई, गाड़ी के आगे लेट गई, बिल्कुल सही बात है कि एक औरत, उसका बच्चा कत्ल हुआ 15 साल से इंसाफ नहीं मिला, दिया इंसाफ, लेकिन क्या एक औरत है इस मुल्क के अंदर जिसको 15 साल से इंसाफ नहीं मिला? सेशन कोर्ट में आके देखें, रोज हमें लोग पूछते हैं कि जी एक दूसरे को लोग क्यों मार रहे हैं, सेशन कोर्ट के बाहर कत्ल हो गया, सिविल कोर्ट के बाहर, जब आप इंसाफ की फराहमी आप नहीं करेंगे। डिवीजनों के अंदर वकीलों ने हड़ताल की हुई है, केस फाइल नहीं होता। आप देखें जजेस हड़ताल पे गए, सेशंस कोर्ट में अभी जो ये रंग रलियां हुई हैं वहां पे कि जी कब्जा ही कर लिया सारे के सारे, इवन लैट्रिनों पे, हमें ये जीप देता है। सर हम अपना काम नहीं ना कर रहे हैं, हम भी राह में रुकावट है, हम जज को अंदर बांध करके उसको मारते हैं। देखिए बात ये है, आप मियां साहब आप पूरी कम्युनिटी को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। अगर किसी आदमी का, अगर देखें मैं ये नहीं कहता कि हमारे हुक्म में फरिश्ते हैं, लेकिन हमारी सारी कम्युनिटी को आप चंद लोगों के गलत एक्ट की वजह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जो लोग ये करते हैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देखें बात ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं ये समझता हूं कि अब समझ आएगी कि जब खोसा साहब प्रॉपर तरीके से जुडिशल वर्क की साइड पे, आप अब उनके पास कोई केस पेंडिंग नहीं है, ये बात मियां साहब दुरुस्त है ना आपके सामने बात? सर वो फौजदारी बात हो रही है सर बात ये है, अब आपको नजर आएगा खोसा साहब जब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं तो उनके पास पीछे उनके पास केसेस पेंडिंग नहीं है, उनके पास इंसाफ हो जाए, लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, उनके पास सुप्रीम कोर्ट फारिग पड़ी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में एक बात मशहूर है कि a judge doesn't speak, his judgment speak। ये और बात उन्होंने पिछले 19.5 साल के अंदर जो उनका टेन्योर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 55,000 प्लस केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए हैं। और उनके बारे में आज आप उनकी जजमेंट्स उठाकर देख लें और उनको इंटरनेशनल सिस्टम्स के साथ कंपेयर कर लें, यूके और यूएस के साथ, और उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट जजमेंट्स हैं और लीडिंग जजमेंट्स इस पाकिस्तान इंटरप्रिटेशन कार्य हो रहे हैं सर पाकिस्तान में। अभी आप देखेंगे ये टेन्योर आप गुजर रहे हैं के खिलाफ उन्होंने किया और बहुत ठीक किया। मैं आपको सही बताऊं, मियां साहब के तमाम एक्ट्स को उस वक्त क्वेश्चन किया जाएगा जब खोसा साहब थोड़ा सा आपको टाइम अपना निकाल के दिखाएंगे और आपको नजर आएगा, ये भाई आज की डेट आप नोट कर लें, आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक बात नहीं की जाएगी कि यहाँ डैम बनने चाहिए, डैम बनना चाहिए, लेकिन यहाँ इंसाफ भी मिलना चाहिए। आज एक बहुत खूबसूरत बात आसिफ सईद खोसा साहब ने अपने फेयरवेल स्पीच के अंदर उनके की है कि एक डैम तो वो है जिसको हम बनाएंगे और एक डैम अदालतों के अंदर 19 लाख केसेस का है जिनको हमने डिस्पोज ऑफ। मैं ये समझता हूं उन्होंने इसी चीज की बात की है। एक डैम जो बन चुका है उसको खोलने की भी जरूरत है। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले वकार खान साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मैं मशकूर हूं, उनका मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। मलिक साहब मैं इस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा है करने जा रहा हूँ वो सारे का सारा मियां साकिब निसार साहब की परफॉर्मेंस पे है, उनकी खिदमात पे है, आने वाले दिनों के हवाले से है। हम यहाँ पर एक सवाल भी कर रहे हैं कि आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह एवेल्यूएट करते हैं। मियां जफर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, 8 नंबर देते हैं 10 में से, आप क्या कहते हैं? जी इसमें नंबर गेम नहीं है। मैं जो समझता हूं कि मियां साकिब निसार साहब का टेन्योर गुजर गया, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो तरीक का हिस्सा है, लेकिन जो सर्टेन ट्रेंड सेट किए हैं साकिब निसार साहब ने वो मिसाली भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सकता है, कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं ये देखने वाली चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा, उस तरह से डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो रही। ये हमें मानना पड़ेगा, इसमें हमारी भी कुताही है, वकला साहिबान की भी कुताही है, इसमें जुडिशरी की भी कुताही है, इसमें जजेस की तादाद का भी इशू है।
ایک بندہ ہے جو چیف جسٹس بن گیا ہے یا جج ہے, اس نے اپنی ایک سنگل پرسن کی حد تک اس نے ساری چیزیں کرنی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جب آپ چیف جسٹس یا کسی کوئی ایسا عہدہ آپ کے پاس ہوتا ہے جو ایک ادارے کی سربراہی آپ کے پاس ہے, تو اس میں صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے نہیں چلنا ہوتا. انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میرا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کیا میرے ججز یا میرے وکیل یا میری جو لوئر جوڈیشری کا باقی سارے لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں, اسٹینوز ہیں, کلرک ہیں, وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑی چیز یہ دیکھی جانی ہے کہ کتنا انصاف ہوا ہے, کتنا انصاف نہیں ہوا. لیکن بطور سربراہ ایک ادارے کے میاں ثاقب نثار صاحب نے بہت اچھے کام بھی کیے اور بہت ایسے کام بھی کیے جس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے, اور لوگوں نے کی. لیکن جو طریقہ کار ہمارا شروع سے رہا ہے کہ جو بندہ جا رہا ہوتا ہے ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں, جو بندہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم بڑا اچھا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. گزارش اس میں صرف اتنی ہے کہ میاں ثاقب نثار صاحب نے بہت لینڈ مارک ججمنٹس بھی دی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نیچے کام کرنے والے ایون سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کے ججز, ان کے کوڈ آف کانڈکٹ اور یہ ساری چیزیں بھی دیکھی. اور اسی کے ساتھ جو انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہمارا بھی اس میں حصہ ہے اور بہت زیادہ حصہ ہمارا وکلا صاحبان کا ہے کہ چونکہ ہم یہ ہمارے 3 ڈویژنز ہیں پنجاب کے جی, وہ پچھلے 2 مہینے سے آلموسٹ کام بند پڑا ہوا ہے جی. عدالتیں بند ہیں, عدالتیں کھلنے نہیں دی جا رہی, اور نہ ہی جوڈیشری کی طرف سے, نہ میاں ثاقب نثار صاحب کی طرف سے, نہ آنے والے معزز جج صاحبان جو ہمارے پنجاب کے چیف جسٹس صاحبان تھے, انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا جس سے عام انسان کو جو ہے کو فائدہ پہنچ سکے. رہ گئی بات میاں ثاقب نثار صاحب کو کتنے نمبر دیے جا سکتے ہیں, کلنوری صاحب ہمارے بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایویلویٹ کریں گے چونکہ وہ چیزوں کے بہت زیادہ قریب ہیں. میں ایک ٹرائل کا وکیل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سول ٹرائل میں کتنا ڈسپنسیشن آف جسٹس ہوئی. انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم ہر جج صاحب کو جس سائٹ پہ ان کا زیادہ کام ہے, میں ابھی اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا کہ کھوسا صاحب نے بہت لینڈ مارک ججمنٹ دی, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی ججمنٹس میں کوئی پرابلم ہے. ثاقب نثار صاحب نے سول ڈسپیوٹس پہ یا سول کیسز میں جو لینڈ مارک ججمنٹ دی ہیں ہم ان کو بھی نہیں بھول سکتے. ایک چونکہ انتظامی عہدہ ہے, چیف جسٹس بالکل صحیح, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ملک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس وقت مجھے ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو جو اچھے کام ہیں ان کو تو یقینی طور پہ سراہا جائے گا, بہت ساری جگہوں پہ یقینی طور پہ جب چیف جسٹس خود نوٹس لیتے ہیں تو اس سے بہتری تو آنی ہے. جب وہ خود لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے یقینی طور پر بہتری آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. کچھ بات انہی شکایات پر آج مزید کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, شاہ عالم مارکیٹ یہاں سے پہلے 2 شوز میں کر چکا, ایک ہمارے ایکس سی ٹی او رائے اعجاز صاحب کے ساتھ, اور تب شوز کرنے کا پرپس یہ تھا کہ یہاں کے تاجران بار بار کال کرتے تھے کہ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے, تجاوزات بہت زیادہ ہیں, گورنمنٹ تک ہماری آواز پہنچائیے تاکہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا جا سکے. فائنلی آج جب انکروچمنٹ پہ آپریشن ہو رہا ہے اور جو انلیگل پراپرٹیز جتنی تھی ان کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے, تو یہاں سے کچھ فون مجھے دوبارہ آئے شاہ عالم مارکیٹ سے میرے تاجر بھائیوں کے کہ یار آگے ہماری آواز بنے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جب یہاں پہ آ کے دیکھا تو صرف وہی بلڈنگز توڑی گئی جو غیر قانونی تھی, صرف وہی سارا کچھ ڈیمالش کیا گیا جو انکروچ ایریاز تھے. پہلی دفعہ خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھ کے کہ کسی گورنمنٹ نے اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اور وداؤٹ گوئنگ اینی انڈر پریشر, کسی بھی پریشر کو لیے بغیر وہ لوگ یہاں پہ آپریشن کر کے گورنمنٹ کی رٹ اور قانون کی اجارہ داری قائم کرتے دکھائی دیتے ہیں. آئیے آج پہلی دفعہ آواز بنتے ہیں لاہور میں قانون کی اجارہ داری کی اور رٹ آف دا گورنمنٹ.
गैर कानूनी काम गलत कहना चाहिए। नहीं, मैं आपसे एक छोटी सी बात सुन बताता लीजिए, फिर हूँ। मैं बताएं, आप बता दूंगा। फिर बताएं। आप जो भी गैर कानूनी काम है उसको गलत कहना चाहिए। नहीं, किस चीज का गलत है, मुझे ये बताएं ना, किस चीज का गलत है? लैंड के ऊपर वॉक वे है जो चलने के लिए आप ये लोग रेंट दे रहे नहीं है। हैं, आज का नहीं है, अपना नहीं है। मैं तो सर 50 साल पीछे चले गए, यही ऐसे ही था। मेरे भाई अब आप लोग ग्रैंड उन्होंने कैसे है? इस्लाम आए, इस्लाम आए। बड़ी बात सुनो, अब ये इमारत बनी हुई है, ये नजायज नहीं है। सुनो सुनो सुनो, इस्लाम आए 14 साल हुए, हाँ जी, ठीक मजहब है जी। आज मुसलमान हो, बेशक, आप तो पहले के अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ाहिब भी थे। हाँ जी, मुझे ये नहीं बताओ कि इसको 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, ठीक ठीक होता है, गलत गलत होता है। हाँ जी। मुझे ये नहीं बताओ कि ये 50 साल से था तो गलत था तो इसको ठीक कर दिया जाए, ऐसे नहीं होता। नहीं, आप किस चीज़ से कहो, सवाल आप कर- कहो गलत है, गलत है। नहीं, हम तो लोग गलत नहीं हो। गलत कह सकते, हम लोग नहीं गलत कह आप सकते। गलत करते भी रहोगे, कहोगे भी नहीं। हम गलत नहीं सकते, गलत है ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि किस आप चीज़ से लोगों गलत के कहना खिलाफ करते हो रहा है, ये होना चाहिए। ये क्योंकि आप गलत है, ये इतने बेरोजगार हैं, कहाँ आपके जाएंगे? ताजिरी शोर में कहाँ जाते हैं, आपके ताजिरी शोर में सर, जाते ठीक है हैं। ठीक है, मेरी बात सुने। कानून जो है दलील से बात हाँ, दलील से कानून सबके लिए लागू है। कानून सबके लिए लागू है कि सब गरीब के लिए लागू है, ये बताएं मुझे आप। सर, क्यों गरीब के लिए तो गरीब के लिए लागू है, हर बंदे के खिलाफ। देखें बड़ी गाला का रौला पड़ा, ठीक है, वो लीगल करने के लिए वहाँ पे पकड़ा दे तो लीगल हो जाता है। अगर गरीबों को नहीं आया तो वो लीगल नहीं होता, हो जाएगा। लीगल नहीं हुआ तो जो बैठा हुआ है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है यहाँ पे, ये बताएं। ये आप दिन की बात। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, वाकई मियाँ साकिब निसार चीफ जस्टिस पाकिस्तान तारीख़ के कटहरे में पहुँच चुके हैं। इंसाफ की कुर्सी से तारीख़ के कटहरे में पहुँचना यकीनी तौर पे अब उनकी हिकमत अमली बहुत तब्दील होगी। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर मियाँ ज़फ़र कलानूरी से बेहतर कौन बता सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी हिकमत अमली क्या होगी। वो जो एक ऐलान कर रहे थे कि मैंने कोई क्लिनिक खोलना है इस किस्म का जिसमें मैं मशवरे दिया करूँगा इंसाफ के हवाले से, वो अपनी जगह पे क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको बताऊं जी, ये जो मसाइल वो उधर दूसरी साइड पे बैठ के हल किया करते सही। थे, अब लोगों के लिए आवाज बन के साथ चलेंगे। बिल्कुल आपको मुतहरक नजर आएंगे। कोई रिटायर इस तरह से उन्होंने नहीं होना कि घर बैठ जाना है, वो बिल्कुल लोगों के लिए काम करेंगे। इख्तियार ही होता है मियाँ साहब, इख्तियार के बगैर देखिए, आवाज मेरी बुलंद बात करने सुने, के लिए आवाज तो भी- 3600 बंदा फिर रहा है यहाँ पे आवाज बुलंद सर करने वाला। कहते जी हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन सही। अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। इट इज बेटर टू ट्राई एंड फेल देन नॉट टू ट्राई एट ऑल। आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल है 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक पिटीशन मैंने फाइल की, वो तारीखी पिटीशन है, उसका उन्वान है मियां ज़फ़र इकबाल कलानौरी वर्सेस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एंड 5 अदर चीफ जस्टिसेस। वो मेरी मंजूर हो गई है। उसमें ये किया है कि अगर लोअर कोर्ट के अंदर कोई जज 2 लाइनों का कानून नहीं जानता और वक्त के ऊपर फैसला नहीं करता, तो जैसे आर्टिकल 199 में आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कर सकते हैं। सारे हाई कोर्ट के एसी कमेटीज ने माना है कि हम ये रूल्स बना रहे हैं, हम दे विल बी टेकन टू टास्क। ये एक रिफॉर्म। दूसरी रिफॉर्म ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्मुलेट की, उसके अंदर फरोग नसीम साहब के पास मैं चल के गया हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नॉमिनेट किया था, मेरे साथ पीर कलीम खुर्शीद साहब गए। 32 लॉज हमने बनाकर उनको दिए हैं जिसके जल्दी फैसले होंगे। फरोग नसीम साहब रोजाना कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन करेंगे और लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा। हमने पूरी सीपीसी नई लिख दी, लैंड एक्विजिशन एक्ट नया आ गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे एक्ट जो काम लेजिस्लेशन का है हमने बनाकर दिए। और अब पंजाब की हद तक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कसूर के अंदर, मुजफ्फरगढ़ के अंदर और जेलम के अंदर 6 महीने रन करेंगे। इसमें हम जज को कंट्रोल दे रहे हैं कि वो मैनेजर हो जाएगा और ये जो एडजर्नमेंट दोनों में से एक पार्टी लेती है नहीं होगा, जिस तरह वुल्फ रिफॉर्म के बाद इंग्लैंड के अंदर हुआ है। अगर ये सिस्टम कामयाब होता है, हम इसे पूरे पाकिस्तान में भी लगाना चाह रहे हैं। हल दिया है, लेजिस्लेचर अपना काम करे और इंशाल्लाह चीजें इंप्रूव होंगी। अभी एक एडीआर का सिस्टम मंसूर अली शाह साहब के अंडर हमने लगाया, 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 36 एडीआर सेंटर मौजूद हैं। मेरे उन मीडिएटर्स की कार्रवाई जो है और उनकी कारकर्दगी 85% केसेस वो रिजॉल्व कर रहे हैं। बुरी बात पता क्या होती है, जैसे इस मुल्क में है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छी काम किया कि मोटरवे बनाई है, तो उसको आके बेनजीर जरूर रोकेंगी, और बेनजीर ने अगर अल्लाह करे जी ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, उसको आके नवाज शरीफ रोकेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। हर कोई अपना अपना काम करे, इंस्टीट्यूशंस लेकिन रहने चाहिए। लेकिन ये सारी रिफॉर्म्स, ये सारी रिफॉर्म्स अभी तक नीचे नजर नहीं आ रही। सर आएंगी, देखिए ये जो ऑरेंज लाइन है लाहौर शहर के अंदर, मियां साकिब निसार साहब ने फैसला किया परसों, आपको जुलाई के अंदर चलती हुई नजर आएगी। 8 महीने लेट भी तो उन्होंने वजह ना हुई ना। नहीं, उन्होंने नहीं डिले की सर, उन्होंने नहीं की, कोर्ट की वजह से हुई ना सर, ऊपर तो वो बैठे हुए थे साकिब ना। साहब ने तो उसको करवा रहे हैं 8 महीने सर, ये अब 31 जुलाई को चल रही है। देखिए अल्लाह करे जी नालाने पाक के ऊपर जो वो जजमेंट देकर गए हैं,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान कुर्बान है, उनसे कीमती कौन है? उन्होंने पहली दफ़ा एक ऐसा फैसला किया है कि ये जो JIT है उतनी देर तक इसकी तहकीक करते रहेगी, जो बाकी नवादरात हैं उनकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त है, और इंशाअल्लाह दूसरी तरफ आसिया वाला केस भी तो मुतनाज़ा हो गया ना, इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल मुझे हर से बताइएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी ये शिकायत करती है कि वो बहुत ज़्यादा टारगेट रही, क्या कहते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। सही। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में जो साबका गवर्नमेंट और PMLN की जो पार्टी है उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कटहरे में समझा और उन्होंने इस चीज़ को फेस किया, अकाउंटेबिलिटी को दूसरों से ज़्यादा फेस किया। और मैं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये हर डिपार्टमेंट में और हर इंस्टीट्यूशन में जानी चाहिए। आज एक बड़ी मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि आज हमारे पास दो एक्सट्रीम्स पे लोग मौजूद हैं। एक हमने जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर देख लिया और अब आने वाला दौर जो है वो जस्टिस खोसा साहब का दौर है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये मेरे जो आज मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन आज जो बज़ाहिर उन्होंने इंप्रेशन दिया और जितना मैं उनको स्टडी कर चुका हूँ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैंने ये चीज़ देखी है कि उनके बहुत से रिपोर्टेड केसेस भी हैं, 600+ रिपोर्टेड केसेस हैं, बहुत सी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, उन्होंने बहुत सी जस्टिस के लिए किताबें भी बहुत ज़्यादा लिखी। और मैं समझता हूँ कि उन जैसा जज हमारे लिए, हमें उनका जो प्राइम फोकस है इस दफा वो ना सिर्फ दूसरे इदारे उन पे नहीं होगा, उन्होंने खुद कह दिया आज कि वो सो मोटो को कम करेंगे और वो दूसरे इदारों से ज्यादा अपने इदारे पे फोकस करेंगे। उसमें उन्होंने 3 पॉइंट का एजेंडा दिया है। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने जजेस की तादाद बढ़ाएंगे 3000 से ज्यादा, ताकि जो हमारे लाखों केसेस पेंडिंग है वो केसेस को डील किया जा सके, क्योंकि सबसे पहले एक मुल्क का स्टेपिंग स्टोन और जो मेन प्रिंसिपल है वो इंसाफ है। दूसरी बात उन्होंने ये की, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि एक अंबार है, एक डैम है केसेस का, जो डैम बन चुका है उस डैम को भी खोलने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो लोअर जुडिशरी में करप्शन है, जो ट्रायल्स, एक बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि हमारा जस्टिस सिस्टम क्रश हो रहा है नीचे। मैं समझता हूं कि खोसा साहब का मेन प्रायोरिटी पे जो प्राइम फोकस होगा वो अपना इदारा होगा, अपने इदारे में लोगों को रिलीफ देना होगा, लोगों तक इंसाफ पहुंचाना होगा, और हम इन दोनों को कंपेयर करके उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को असेस कर सकते हैं कि आया कि कौन सा स्टाइल जो था, कौन सा स्टाइल हमारे लिए बेहतर था। अभी तो वाकई बड़ी जज्बातियत होती है। एक बंदा जब काम कर रहा होता है या काम करके रुखसत हो रहा होता है, उस वक्त जो माहौल होता है वो आने वाले दिनों के साथ साथ उसकी तहें खुलनी शुरू हो जाती हैं। मियां साहब कहते हैं कि साकिब निसार साहब बड़े एक्टिव रहेंगे। वो एक तरफ पहले काम कर रहे थे, अब दूसरी तरफ होकर वो आवाम के लिए काम करेंगे। वो कोई जा नहीं रहे, गायब नहीं हो रहे, गरूब नहीं हो रहे जिस तरह के बाकी लोग गायब हो जाते हैं। फराज साहब ये बताइएगा, ये बातें तो इफ्तिखार चौधरी साहब मुझे अभी कल की बात लगती है, उनके बारे में भी सुनते थे कि वो अगर चाहे उनके डीमेरिट्स बता दिए इन्होंने सारे के सारे। मियां साहब आपको उतने एक्टिव मौसर नजर आ रहे हैं अगले दिनों में? मियां साहब को बतौर चीफ जस्टिस भी सब ने देखा, मियां साहब को बतौर वकील भी सब ने देखा। मैं ये समझता हूँ कि बतौर वकील वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि उनका हमेशा किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा है। बीइंग अ लॉयर, हम सारे हमारे उस्ताद हैं, हमने देखा है, उनके बहुत शागिर्द हैं, तो वो जा नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि उनको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिन जिन पैरामीटर्स पे वो कर रहे थे, वो अब अगर बेंच की बजाय इस तरफ आके खड़े होंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली कर सकते हैं। उन पर क्रिटिसिज्म भी उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि एज ए चीफ जस्टिस उन पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ सकती थी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। देखें, क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सिस्टम चलते तब हैं। और बार जो है, ये मैं आपको, एक मियाँ साहब ने मेरी बात पे इतराज़ किया, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, बार हमेशा क्रिटिसिज्म करती है पॉजिटिव, और बार और बेंच का रिलेशन चलता भी तभी है, और तभी सिस्टम से आपका इंसाफ यकीनी फराहमी इस दौर में तो वैसे बार मुझे कुछ जो है दबी और डरी नहीं, बार ना कभी डरी है, बार ना कभी डरी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने खराज तहसीन पेश किया। मेरी बात सुने, पाकिस्तान बार, पंजाब बार, सुप्रीम कोर्ट बार, हमने हमेशा बुके पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया फराद अली शाह साहब, हारिस सोल साहब आपका भी शुक्रिया, मियां जफर कलानौरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन,
یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ چلتی رہتی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, ہم باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, اور پھر فیصلہ ہوتا ہے جب جذبات ختم ہو جاتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا. اللہ کرے میاں صاحب تو رخصت ہو رہے ہیں, آنے والے زیادہ بہتر کردار ادا کر سکیں, انصاف دے سکیں. انصاف ہماری بنیادی ضرورت ہے جس سے پوری قوم اس وقت عملاً محروم نظر آ رہی ہے. اللہ کرے صورتحال بہتر ہو جائے. اللہ حافظ.